जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए पॉलिटी का 100 सिलेक्टेड VVI MCQ लेकर आए हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आपके 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस 100 प्रश्न को आप कंप्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हो, चलते हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है निर्वाचन आयोग और डी है संसद और राज्यों की विधानसभाएं। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संसद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है उपसभापति को और डी है राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित किसे करता है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2026 तक, बी है 2028 तक, सी है 2030 तक और डी है 2032 तक। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2026 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, बी है वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, सी है कि वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं और डी है उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो कौन इसका अध्यक्षता करेगा? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उपसभाध्यक्षों के पैनल के कोई भी एक सदस्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 7 प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद की मंत्री उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, बी है राष्ट्रपति के प्रति, सी है संसद के प्रति और डी है केवल लोकसभा के प्रति। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति के प्रति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा। संसद के अंतर्गत कौन आता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है निंदा प्रस्ताव, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, सी है यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और चौथा है कि अविश्वास प्रस्ताव। बताइए इसमें से कौन सा सही पॉइंट है? कौन कौन सा प्रस्ताव है जो कि केवल लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित कर सकते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी के साथ जा रहे हैं, यानी निंदा प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया और अविश्वास प्रस्ताव। ये तीनों प्रस्ताव है जो कि केवल लोकसभा के द्वारा ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10 न प्रश्न कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 10 न प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान है उसमें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न की राज्यसभा में होते हैं, जल्दी से बताइए यहाँ पर राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस अनुच्छेद में, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और शिष्ट विषय में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो साइबर कानून है ये अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चौथी अनुसूची बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट पीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, शंकर दयाल शर्मा ने और नीलम संजीवा रेड्डी ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंग आवश्यक है। 1/20, 1/10, 1/5, 1/33। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ 1/10 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न की राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है प्रति वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति वर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और डी है प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राज्यसभा का विषय यह है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य है जो कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह एक अस्थायी सदन है और उस सदन है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि राज्यसभा में डैश सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 12 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न कि भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी प्रश्न है सभी VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना ऐसे प्रश्न का बहुत ही अधिक है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। 20वां प्रश्न कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न कि लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी जिसको कोरम बोलते हैं कितनी होनी चाहिए। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम
संख्या कितनी होनी चाहिए? तो टोटल जो सदस्य है उसका 1/10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा का अध्यक्ष को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अध्यादेश जारी करने का अनुमति देता है और किसको देता है? तो देखिए अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति है जो कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, सभी के सभी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 280 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है, स्वायत्त निगम है, एक मंत्रालय है? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह एक परामर्शदात्री संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग है जो कि योजना आयोग के स्थान पर 2015 में आया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी लोकसभा का सीट कितना है? तो टोटल बिहार में 40 है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 324 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? जल्दी से बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 76 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि किसी राज्य में पंचायत चुनाव डैश के द्वारा आयोजित किए जाते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक निकाय कौन है? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, अंतर्राज्यीय परिषद? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का संवैधानिक निकाय क्या है? तो अंतर्राज्यीय परिषद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है मतदान के एक दिन पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व, मतदान प्रारंभ होने से 36 घंटे पूर्व और मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व? बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, चुनाव क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार प्रसार की जाती है, ये चुनाव से 48 घंटे पहले इसको बंद कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है? यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा भारतीय संसद के वित्तीय समितियां है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधित संयुक्त समिति। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्राकलन समिति आता है, लोक लेखा समिति आता है और लोक उपक्रम समिति आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1968 में बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राज्य वित्त आयोग क्या है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 52, 54, 55 और 57। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है अनुच्छेद 57, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, महान्यायाधिकर्ता को, महान्यायवादी को और महाधिवक्ता को। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महान्यायवादी को समझा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न की केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। तो संथानम समिति के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो किसी राज्य का विधानमंडल। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए और 7 वर्ष के लिए। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा महालेखा परीक्षक और जो राज्यपाल होता है, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और जो राज्यसभा होता है 6 वर्ष के लिए होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक के चुनाव प्रणाली का प्रावधान इसमें वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग और चुनाव आयोग। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो योजना आयोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, असंवैधानिक है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। यानी पहले 21 वर्ष रखा गया था मतदान का आयु और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो सबसे पहले मतदान कब किया गया था, आम चुनाव कब किया गया था। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1989 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन कौन सा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दिल्ली और पुडुचेरी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। बताइए यहाँ पर जो भारत के अटॉर्नी जनरल होता है ये विधि सलाहकार होता है
और ये किसका होता है, जल्दी से बताइए। 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो भारत सरकार के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समाधान किया जाता है, उसके पास भेजा जाता है इससे विवाद को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ऑप्शन नंबर ए है महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो एडवोकेट जनरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 310, 311, 312, 313। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 47 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 312 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों को उपबंध आप अनुच्छेद के बारे में भली भांति जानते होंगे, जल्दी से बताइए यहाँ पर याचिका दायर करने के बाद कही गई है। 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। और अनुच्छेद 3 यहाँ पर 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, इसके द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ये संसद के हाथ में रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सैन्य मामलों में अपील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसमें हम 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न हम देखें, बाकी का 51 से लेकर 100 तक का जो प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।